Assalamu alaikum. Welcome back to Ask Pharmacist Maryum. Today we will be discussing about the topic that is stroke. In this topic, we will be discussing about the causes, pathophysiology, treatment, sign and symptoms, types, and the pharmacological and non-pharmacological rehabilitation process for the patient who have been suffered with the stroke. So without any delay, चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन स्ट्रोक. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रोक होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रोक. बट उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल आस्क फार्मासिस्ट मरियम, एंड इफ यू फाइंड दिस लेक्चर informative, kindly hit the bell notification on and share this to your community. And if you have any query, you can ask in the comment section. So, what was the learning objective of this lecture? So, at the end of the session, student will be in the position of understanding the pathophysiology, types, and understanding the progression and the complications of the stroke. And they will understand the pharmacotherapy and the rehabilitation process for the stroke. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रोक की बेसिक्स और उसकी डेफिनेशन क्या है. So stroke is the second most leading cause death on the worldwide. बहुत ज्यादा लोग जो हैं इसकी मेजर वजह जो डेथ है वो स्ट्रोक होता है उनको. स्ट्रोक can be either ischemic or it can be hemorrhagic. In the ischemic stroke क्या होता है? Ischemic इसका मतलब होता है lack of the blood supply in any specific part of the brain that leads to stroke of the brain. उसकी वजह से वहां पे blood supply नहीं होती जिसकी वजह से stroke हो जाता है. और ये 87% ऑफ द पेशेंट जिनको स्ट्रोक होता है उनको इस्कीमिक स्ट्रोक होता है. The second cause is the hemorrhagic stroke, that is the 13% of the and they are the two major types that are pretty differentiate. इनके causes, इनका pathophysiology और इनकी आगे treatment भी different होता है. So stroke is defined as a sudden death of the brain cell due to the lack of the oxygen and caused by the blockage of the blood flow and the rupture of any arteries to the brain. क्या होता है? सडन डेथ ऑफ द ब्रेन सेल्स होती है ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई या ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ एनी ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या होता है? रप्चर ऑफ दैट आर्टरी होती है या ऑक्यूलेशन ऑफ दैट आर्टरी हो जाती है और ब्रेन के उस स्पेसिफिक सेल्स में, ब्रेन के उस स्पेसिफिक पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होती जिसकी वजह से वो ब्रेन का पार्ट जो है वो डेड होना लग जाता है. तो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स? तो कॉमन सिम्टम्स में आ जाती है वीकनेस, यानी हमारे बॉडी के किसी एक पार्ट या फिर पूरी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है. हमारी कोऑर्डिनेशन फंक्शन, हमारी मूवमेंट फंक्शन, हमारी एंड जो हमारी रिस्पॉन्स फंक्शन है वो इतना अच्छा नहीं रहता आफ्टर द स्ट्रोक अटैक जो पेशेंट को होता है. और ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस इंटेंसिटी का स्ट्रोक हुआ था. देन कम फिर क्या होता है कि पेशेंट को वन साइड या पूरी बॉडी में पैरालिसिस के भी सिम्टम्स हो सकते हैं. सो अगर हम इसके रिकॉग्नाइज द स्ट्रोक करें तो थिंक फास्ट. तो स्ट्रोक फाउंडेशन है इसके फास्टली इसके कुछ 4-5 सिम्टम्स बताएं जो कि फास्ट से उन्हें बताए. फास्ट का मतलब है फेशियल ड्रॉप, उनका फेशियल ड्रॉप हो जाता है, एक साइड से उनका मुंह लटक जाता है, दूसरा उनकी आर्म मूवमेंट जो होती है वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, उनकी आर्म और लिम्ब मूवमेंट डिसओरिएंटेड हो जाते हैं या वो उसको बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते. फिर है स्पीच. स्पीच उनकी सटर्ड हो जाती है, वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड स्पीच नहीं कर पाते. देन इट इज द टाइम टू कॉल द इमरजेंसी नंबर. सो कॉमन सिम्टम इसके अलावा है हेमीप्रेसिस. हेमीप्रेसिस में क्या होता है कि बॉडी के एक पार्ट के जो लिम्स होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो लैक हो जाती है. इट इज लाइक दी हेमीप्रेसिस क्या है? यानी बॉडी का किसी एक लिम्ब या बॉडी के किसी एक साइड ऑफ द लिम्ब यानी एक टांग या फिर एक वन साइड ऑफ द बॉडी वीकनेस एंड अनएबल टू मूव एंड लॉस ऑफ द बैलेंस. मोनोप्रेसिस में क्या होता है? पार्शियल और द कंप्लीट monoparesis, loss of the voluntary surface of the single limb, change in the due to the damage of the single cranial nerve. Then come the quadriparesis. Quadriparesis rarely होता है. इसमें क्या होता है कि muscle control of the weakness of the weaken हो जाता है of all of the four limbs. जिसको हम टेट्राप्रेसिस या टेम्परेरी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है. फिर आ जाते हैं मोनोन्यूक्लियर और बायन्यूक्लियर विजुअल लॉस, यानी आपकी एक आंख या दोनों आंखों की जो विजुअल लॉस है वो एक्यूटी कम हो जाती है, विजुअल फील्ड आपकी डेफिशिएंट हो जाती है, नजर कमजोर हो जाती है. फिर डिप्लोपिया. डिप्लोपिया क्या होता है? डबल विजन. डिसएरिथमिया से सडन लॉस ऑफ द स्पीच. जिस तरह आप बोल रहे हैं फ्लुएंसी के साथ वो लोग इस तरह नहीं बोल सकते. दे हैव द फ्लूइड स्पीच या फिर डिसरेडियल स्पीच होती है, उनकी स्पीच इतनी स्मूथ नहीं होती. देन दी फेशियल ड्रॉप. उनका फेस एक साइड से ड्रॉप हो जाता है, यानी उनका एक साइड से मुंह लटक जाता है. एटेक्सिया. एटेक्सिया होता है कि
उनकी जो मूवमेंट है वो बैलेंस्ड नहीं है, उनकी स्पीच बैलेंस्ड नहीं है, और उनकी जो स्पीच और उनकी जो बॉडी मूवमेंट की जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो गई है। वर्टिगो क्या होता है? रेयरली इन आइसोलेशन, इन आइसोलेशन उनको वर्टिगो भी होता है। देन कम द एफेजिया, कम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच भी उनकी अच्छी नहीं होती। ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें लैक ऑफ द कम्प्रिहेंशन ऑफ द स्पीच हो जाता है। देन कम्स द सडन डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, और लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस की जो इनका कम हो जाता है। फिर आगे इसके कॉमन सिम्टम्स देख लिया हमने। आगे आ जाती है इसके कॉमन सिम्टम्स में, मोटर कॉर्टेक्स और द वर्टिकल कॉर्टेक्स में क्या डैमेज होता है। जहां पर आपकी ब्लड वेसल्स जो है ना ऑक्यूलेट हुई, जहाँ पे ब्लड सप्लाई की कमी हुई, वहीं पे ऑक्यूलेशन की वजह से सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो स्पेशल पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा, और उस पार्ट ऑफ द ब्रेन का जो फंक्शन होगा ना, अब वो जो है वो नहीं प्ले करेगा ब्रेन प्रॉपरली, और वहां से जो भी रिलेटेड फंक्शन होगा ब्रेन का, वो जो है वो उसका प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है तो ब्लडर कंट्रोल, रीनल पैरालिसिस और यूरिथ्रल कंट्रोल थोड़े डैमेज होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर लेफ्ट अगर होता है तो ये सारा मसला होगा। और अगर राइट इंसुलर डैमेज होता है तो हार्ट रिदम स्लो हो जाएगी, वेंट्रिकल ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। इस तरह यानी जो पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज होगा, जो पार्ट ऑफ द हार्ट, जो भी जहां से भी ऑक्यूलेशन होगी वहां से जो फंक्शन प्ले हो रहा होगा वो लैक करेगा और कॉमन सिम्टम्स शो करेगा। देर आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ द स्ट्रोक। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, हम टाइप्स पे आते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रोक की टाइप है। तो सबसे पहले टाइप है इस्कीमिक स्ट्रोक। दिस कैन बी द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्ट्रोक। यानी मैंने जैसे बताया कि 87% ऑफ द पेशेंट जिनमें स्ट्रोक होता है उसमें 87% को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। दैट इज ड्यू टू अ ब्लड क्लॉट प्रिवेंट द ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग दैट साइड ऑफ द ब्रेन। सेकेंड टाइप है हेमरेज स्ट्रोक, यानी एन्यूरिज्म हुआ या फिर कोई भी जो एवीएम्स हुआ, और इस एवीएम्स के रिजल्ट में क्या हुआ कि वहां पे ब्लड वेसल जो थी वो रप्चर हो गई। दिस occur when a weakening blood vessels rupture and normally occur as a result of the aneurysm and the arteriovenous malformation. Aneurysm क्या होता है? Bulge in a blood vessels due to weaken blood vessels wall and usually where the ब्रांचेस, यहाँ पे मोस्टली ब्रांचेस होती है, वहां पे वीकनिंग हुई ब्लड वेसल्स की, वहां पे बल्जिंग बनी, और जब ब्लड प्रेशर बना तो वो बैलून टाइप वहां पे बना और फिर वो रप्चर हो गया। और एट्रियोवेनियस malformations में क्या होता है एवियम्स में? happens when the group of the blood vessels in your body form incorrectly and they get entangled with each other, and they form direct connection to one another instead of forming capillaries and bypassing the normal tissue bypass process, the process. And what happens after that? The blood vessels ruptured. Then comes the transient ischemic attack. In the transient ischemic attack, it is also known as the mini stroke that occurs after the blood flow fails to reach any specific part of the brain. और फिर क्या होता है, बस कुछ सेकंड्स के लिए वो ओकोलिजन हुई और उसी के थोड़ी देर बाद जो है वो ओकोलिजन खत्म हो गई। सो इट इज वेरी फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम. So normal blood flow resumes after a short amount of the time and the symptoms cease. और कुछ देर बाद सिम्टम्स हैं वो आपके सीज हो जाते हैं. सो इट इज वेरी फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम. तो यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मल ब्लड फ्लो जो हमारा जा रहा है, ये हमारे कैपिलरीज हैं, सॉरी वेन्स हैं, देन इट सॉरी आर्टरीज हैं, रिच ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन, एंड देन दे आर फॉर्मिंग कैपिलरीज, एंड देन दे आर फॉर्मिंग द वेन्स दैट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एवीएम्स में क्या होता है, जिसको हम कहते हैं arteriovenous malformation. एवियम्स में क्या होता है कि हमारे इन एवियम्स द ब्लड passes quickly from the artery to the vein bypassing the normal capillary network, जिसकी वजह से क्या होता है, ये malformation of the vessels capillaries हो जाती है. अब हमने देखा कैपिलरीज कितनी स्मॉल साइज की होती है, यहाँ पे बाय फॉरन वेन्स के बाद कैपिलरीज नहीं आती बल्कि आर्टरीज आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो उनके अंदर उनकी जो फोर्स है वो वीक हो जाती है एंड दे रप्चर व्हेन द ब्लड प्रेशर इज ग्रेट, या फिर जब भी उनके ऊपर कुछ ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रोक ऑन द बेसिस ऑफ द रूट केस देखें तो इसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है स्ट्रोक को. तो इसकी जो है टू मेजर टाइप है, एक है इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरी है प्राइमरी हेमरेज. तो पहले हम देखते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक को. तो जो इस्कीमिक स्ट्रोक की जो 20% ऑफ द पेशेंट होते हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोटिक या सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज होती है. एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि वेसल्स हार्ड हो जाती हैं एंड थिक हो जाती है, दैट लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ दी आइदर हाइपर परफ्यूजन, यानी वहां पर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, या फिर आर्टीरियोजेनिक एम्बुला यानी एम्बुलर फॉर्मेशन हो जाती है इन दी आर्टरी, जिसकी वजह से क्या होता है सेरेब्रल वास्कुलर डिजीज से इस्केमिक स्ट्रोक हो जाता है. देन दी
पेनिट्रेटिंग आर्टरी डिजीज जिसको हम लैक्यूनाई कहते हैं, इसमें लैक्नाई फॉर्मेशन हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे कैल्कुलाइज फॉर्मेशन हो जाते हैं, स्मॉल क्लॉट फॉर्मेशन हो जाते हैं, जो कि उन आर्टरीज में जो कि ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं ब्रेन को, जिसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। फिर 20% पेशेंट में कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म होता है, यानी आर्टेरियल फिब्रोसिस हो जाती है, या फिर फाइबर फॉर्मेशन या फिर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है इन द वेंट्रिकल, या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, एंड मेनी अदर क्लॉट फॉर्मेशन इन द हार्ट या फिर दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, वाल्व डिसीज या वेंट्रिकल थ्रोम्बोई एंड मेनी अदर कॉजेज होती है। देन दी कम्स द क्रिप्टोजेनिक डिजीज। जो क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक होता है, ये होता है तकरीबन 30% ऑफ द पेशेंट, एंड द कॉज ऑफ दैट स्ट्रोक एंड द कॉज ऑफ दैट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इसमें अननोन होती है। फिर जो है अदर 5% ऑफ द रीजन, 5% ऑफ पेशेंट में क्या रीजन है, अनयूजुअल कॉजेज है उसमें, फॉर एग्जांपल प्रोथोमिन, प्रोथोमिक स्टेट, यानी कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, क्लॉट थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई है। फिर यार डायसेक्शन हुई है, डायसेक्शन क्या होती है, उनको कोई डायसेक्शन हुई है या उनका कोई कट हुआ है और उस कट के पास क्या कोई टीयर हुआ है और वहां पर जो कैरोटिड आर्टरी थी उसकी डायसेक्शन हुई और वहां पे ओक्लूजन हो गई, या वहां पे आर्टराइटिस हो जैसा हो सकता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज, या मिग्रेन या फिर वैजोस्पैज्म हो सकता है। मिग्रेन और वैजोस्पैज्म में क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई कर रही होती है ब्रेन को, उनकी नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ दी जो स्ट्रोक है वो बढ़ जाता है। और इन द ड्रग अब्यूज सेम होता है यही, कि ड्रग अब्यूज के केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोकेन या एम्फेटामीन और डिफरेंट अदर जो हमारे अब्यूज ड्रग्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सेरिब्रल सर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं, या नैरोइंग ऑफ दी सेरिब्रल सर्कुलेटरी आर्टरी करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जा सकता है। और अदर बहुत से रीजन हैं। और उसके अलावा 12% जो है वो प्राइमरी रीजन है हेमरेज स्ट्रोक में, जिसमें इंट्रा पेरेन्काइमल सब या फिर सब एरिकनॉइड जो है वो हेमरेज हो सकता है। वो हेमरेज की रीजन मैंने आपको पहले भी बताई, वो एन्यूरिज्म भी हो सकता है और एट्रियोवेनस मैलफॉर्मेशन एवीएम्स भी हो सकता है। तो ये चीज की कुछ कुछ कॉमन रीजंस थी और उसकी कुछ टाइप्स थी। अब आगे हम पढ़ते हैं इसकी रिस्क फैक्टर क्या क्या है इस्कीमिक स्ट्रोक के। तो द रिस्क फैक्टर मोस्टली है मॉडिफाइड, जो रिस्क फैक्टर है वो है एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के एज ज्यादा होगी तो रिस्क ऑफ स्ट्रोक ज्यादा होगा। जेंडर, फीमेल्स को मोस्टली कम होता है, मेल्स को स्ट्रोक ज्यादा होता है। देन रेस, कुछ लोग ऐसे होते हैं स्पेशली एरियाज में जहाँ पे इंसिडेंस ऑफ द स्ट्रोक ज्यादा होता है, या फिर वो डिपेंड करता है फैमिली हिस्ट्री पर। यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रोक चलता आ रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज चलती आ रही है, तो इट माइट बी द रीजन के फैमिली हिस्ट्री में भी आपका स्ट्रोक चल रहा है। लोअर बर्थ वेट, जिन बच्चों का जो बर्थ के टाइम वेट कम होता है इन दी अर्लियर एजेस या फिर इन दी ओल्ड एज, उनका जो रिस्क ऑफ स्ट्रोक है वो भी ज्यादा होता है। देन कम्स दी मॉडिफाइड वेल डॉक्यूमेंटेड, क्या होती हैं उनकी जो हिस्ट्री है उस पर भी डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन है पेशेंट को, एंड सिग्नल सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दी इस्केमिक स्ट्रोक। मोस्टली जो पेशेंट हाइपरटेंसिव होते हैं and they are not using their medication and they are not adherent to their medication, तो उन पेशेंट्स में ischemic ट्रांजिट ischemic स्ट्रोक होता है। देन दी एट्रियल फिब्रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रिवेंटेबल cardiac cause of the stroke. Then the other cardiac diseases and diabetes is a major risk factor for the uh, um, stroke. Then the dyslipidemia, lipid level आपका हाई है जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। सिगरेट स्मोकिंग, ये भी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आइदर नॉन नहीं है बट स्टिल cigarette smoking do cause the stroke. Then the alcohol, सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज की वजह से क्या होता है, ऑक्यूलेशन होती है, जगह जगह क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि स्ट्रोक की वजह बन सकती है। एसिम्प्टोमेटिक कैरोटिड कैरोटिड स्टेनोसिस, जो स्टंट डले हुए हैं वो। पोस्ट मेनोपॉजल हेमरेज हार्मोन थेरेपी, जो पेशेंट कॉन्ट्रासेप्टिव या ऑस्ट्रो एस्ट्रोजन यूज कर रही होती है, जो पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी यूज कर रही होती है, दैट आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रोक, और या फिर थ्रोम्बस या एम्बोलिस फॉर्मेशन की वजह बन सकती है। उसके अलावा आपके लाइफस्टाइल भी स्ट्रोक से रिलेट कर सकती है। ओबेसिटी एक मेजर रीजन है, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड द डाइट, जो आप डाइट ले रहे हैं वो रिच इन द कार्ब्स एंड द लिपिड होगी, तो दैट कैन बी द रीजन ऑफ द स्ट्रोक। देन कम्स द पोटेंशियल मॉडिफाइबल लेस वेल डॉक्यूमेंटेड रीजंस, जो है वो है oral contraceptives, migraine, and drug alcohol abuse, homeostatics, and inflammatory factors, fibrogen, linked to the increased risk, and homocysteine. Homocysteine एक amino acid होता है that breaks by the vitamins in the case of the stroke, and then the sleep disorder breathing.
दैट कैन आल्सो लीड टू द, यानी आप सोए पड़े हैं और सोए सोए आपका सांस रुक गया है और आपकी जो ब्लड ऑक्यूलेशन हो गई है फॉर द ब्रेन, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी बहुत आसान है और बहुत मजे की है, आज चलें इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। सो इन पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक होता है रिजल्ट फ्रॉम द वास्कुलर एक्यूलेशन एंड सेकेंडरी टू द थ्रोम्बोएम्बोलिटिक डिजीज। इन द केस ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक हुआ, और वो कैसे हुआ, वास्कुलर एक्यूलेशन हुई या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म डिजीज हुई, या तो वहां पे ब्लड फ्लो फ्लो रुक गया, या वहां पर कोई जो है वो ऑक्यूलेशन हो गई। अब उस ऑक्यूलेशन की वजह से क्या होगी, इस्कीमिया होगा ब्रेन सेल्स में, ब्रेन सेल्स हाइपोक्सिया की तरफ जाएंगे, उनकी जो एटीपी लेवल होगा वो डिप्लीट होगा। उस एटीपी लेवल डिप्लीशन की वजह से क्या होगा, हमारे ब्रेन सेल्स के पास एटीपी नहीं होगी, जिसकी वजह से जो आयन इंग्रेडिएंट है हमारे ब्रेन सेल्स में, वो अक्रॉस द सेल जो है वो मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे जो एटीपी, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, और जो डिफरेंट हमारे चैनल्स होते हैं दैट मेंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द ब्रेन सेल्स, वो क्या कवर करते हैं, जब वो दे रिक्वायर्ड ATP for their function. They require active energy for their maintenance of the iron ingredient across the cell. So इसकी वजह से क्या होता है कि सेल डिपोलराइज्ड हो जाते हैं। उस सेल डिपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर इन्फ्लक्स हो जाता है सोडियम का और कैल्शियम का, और उसके साथ साथ वाटर भी उनको फॉलो करता है। And that passive inflow of the water also formed due to the influx of the sodium and calcium inside the cell, और उसकी वजह से क्या होता है, साइटोटॉक्सिक एडीमा हो जाता है। अब सेल स्वेल हो गया, अब सेल ब्रस्ट होगा, सेल जो होगा वो फट जाएगा, एंड दैट वुड बी आर नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेन सेल्स। Based on the amount of the flow, each region of the brain of the stroke affect the areas and that be classified into the ischemic core and penumbra. अब इसके भी आगे कितने लेवल ऑफ द डैमेज, कितनी उसने साइटोटॉक्सिसिटी वहां पे करवाई है डीमा की वजह से, उसको भी हम आगे दो में क्लासिफाई करते हैं, एक है इस्कीमिक कोर और दूसरा है पेनम्बरा। तो इस्कीमिक कोर पहले पढ़ते हैं। इस्कीमिक कोर क्या है, अफेक्टेड रीजन्स विद सेरेब्रल ब्लड फ्लो ऑफ लोअर देन 10 ml पर 10 ग्राम। ठीक है, जो हमारा अफेक्टेड एरिया, अगर अफेक्टेड एरिया में जो ब्लड फ्लो है लोअर देन 10 ml पर 10 ग्राम है ऑफ द टिश्यू पर मिनट है, सो दैट रेफर्स टू द कोर। यानी वहां पर अगर ब्लड फ्लो बहुत कम है, लाइक 10 ml फॉर द 10 ग्राम ऑफ दैट टिश्यूज पर मिनट, तो दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द कोर। These cells are presumed to die within minutes of the stroke onset, और ये सेल ऐसे डेड होते हैं। Within the minutes of the stroke, these cells are declared dead. यानी जब भी आपको स्ट्रोक होता है तो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो डैमेज होता है, ब्रेन सेल डेड होते हैं। तो जो कोर का पार्ट होता है जहाँ पे ब्लड फ्लो लेस देन 10 ml पर 100 ग्राम होता है पर मिनट, तो वहां पर जो सेल्स होते हैं वो विद इन मिनट्स ऑफ द स्ट्रोक डाई कर जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोर। फिर आ जाता है हमारा इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द ब्रेन अकर एंड दिस इज आल्सो नोन एज इन्फाक्शन। फिर हमारा इरिवर्सिबल जो डेथ पार्ट होती है ब्रेन की, वो होती है हमारी इन्फाक्शन। यानी जो हमारा कोर है जहाँ पे ब्लड फ्लो लेस देन 10 ml पर 10 ग्राम ऑफ द टिश्यू पर मिनट है, उसको हम कोर कहते हैं। वहां पे जो सेल्स होते हैं वो विद इन मिनट्स डेड हो जाते हैं। तो वो ब्रेन सेल जो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है उसको हम कहते हैं इन्फ्रैक्शन, यानी स्ट्रोक को हम ब्रेन इन्फाक्शन भी कहते हैं। आगे हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, वो जोन्स जहाँ पे ब्लड फ्लो कम है बट इतना कम भी नहीं हुआ, इतनी ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं हुई, तो उधर जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो इतनी जल्दी डैमेज या डाई नहीं होते, तो उसको हम क्या कहते हैं, जोन्स कहते हैं। जोन्स ऑफ द डिग्रीज और द मार्जिनल ब्लड परफ्यूजन, यानी वहां पर ब्लड फ्लो कम है मगर जो मार्जिनल ब्लड सेल्स हैं, जो ब्रेन सेल्स है, वहां से कुछ ना कुछ उनके पास ऑक्सीजन एटीपीज आ रही है, तो उसको हम कहेंगे जोन्स ऑफ डिक्रीज ऑफ द मार्जिनल परफ्यूजन, जिसको हम कहेंगे जहाँ पे सेरेब्रल ब्लड फ्लो 25 ml पर 100 grams of the tissues per minute होगी। दे आर कलेक्टिवली नाउन एज इस्केमिक पेनम्बरा। और जो बिल्कुल 10 ml से कम थी वहां पे उसको कोर कहते थे, वो बिल्कुल डेड हो जाते थे, उसको इन्फेक्शन कहते थे। और जहां पर 25 ml पर 100 ग्राम और द टिश्यू पर मिनट आ रही है, उसको हम कहेंगे इस्केमिक पेनम्बरा। In the ischemic penumbra, the tissues can remain viable for several hours because of the marginal tissue perfusion.
क्योंकि मार्जिनल जो हमारे पास टिश्यूज हैं ब्रेन सेल्स के, वहां से कुछ ना कुछ एटीपी उनको सप्लाई हो रही है मार्जिनली, या फिर उस उधर भी कुछ ना थोड़ी बहुत ही ब्लड सप्लाई है, 25 ml पर 100 ग्राम ऑफ द टिश्यू ऑफ दैट पर मिनट, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ ब्लड सप्लाई है, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन सप्लाई वहां पे जा रही है। तो वहाँ जो ब्रेन सेल्स होंगे वो वेएबल ऑफ दी सेवरल फॉर द, यानी वो कुछ आवर्स तक जिंदा रह सकते हैं। और अगर वहां पर हम कुछ टाइम के बाद वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो उनकी ऑक्सीजन को रिमूव कर लें, तो हम उस डैमेज को रिवर्सिबल भी कर सकते हैं, वो डैमेज क्योर भी कर सकते हैं। तो उस पार्ट को हम कहते हैं इस्केमिक पेनम्ब्रा। क्या कहते हैं उसको? इस्केमिक पेनम्ब्रा। अब इस्केमिक कैस्केड को हम पढ़ते हैं। इस्केमिक कैस्केड क्या है? एनर्जी फेलियर और द डिपोलराइजेशन हुई, ट्रांसमिशन हमारी स्टॉप हुई, ट्रांसमिशन रिलीज एंड द रिसेप्टर एक्टिवेशन हुई, जिसकी वजह से लिपोलाइसिस स्टार्ट हुई। लिपोलाइसिस से क्या हुआ? मेम्ब्रेन एंड द वास्कुलर डिस्फंक्शन हुई, जिसकी वजह से सेल डेथ हो गया। और इसके अलावा क्या हो सकता है? हमारे पास डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम हुआ, जिसकी वजह से लिपोलाइसिस हुआ। वो लिपोलाइसिस ने क्या किया? मेम्ब्रेन वास्कुलर डिस्फंक्शन किया, जिसकी वजह से सेल डेथ हो गई। उसके अलावा क्या हो सकता है? इंक्रीज्ड इंटरसेलुलर कैल्शियम और पोटेशियम हुई, जिसकी वजह से वाटर वहां पर मूव किया, जिसकी वजह से सेल डेथ हुई। अब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे सारा। इंक्रीज इंटरसेलुलर कैल्शियम हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? लिपोलाइसिस हुई, उसकी वजह से प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन हुई, इसकी वजह से प्रोटियोलाइसिस हुई, डिसअसेंबली ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल हुई। अब हमें पता है लिपोलाइसिस होगी, सेल डैमेज, मेम्ब्रेन वास्कुलर डिस्फंक्शन हो जाएगी, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, तो क्या होगा? अल्टर रिसेप्टर एंड आयनिक एक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड कैल्शियम साइक्लिंग होगी, सेल के अंदर कैल्शियम और ज्यादा बढ़ जाएगा, वाटर और ज्यादा आ जाएगा सेल के अंदर। या इंक्रीज फॉस्फोराइलेशन से क्या होगी? अल्टर जीन एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, जिसकी वजह से इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। सेल के पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है और प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज भी ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से सुसाइड प्रोग्राम स्टार्ट कर देगा ब्रेन सेल और वो डैमेज हो जाएगा। प्रोटियोलाइसिस क्या होगा? प्रोटीन अपने ही वो प्रोटीन डैमेज स्टार्ट कर देगा, एंड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी। उस फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन से और ज्यादा सेल जो है वो डैमेज स्टार्ट कर देगा अपनी, और वो सेल डेथ की कॉज बन जाएगा। उसके अलावा क्या होगा ड्यूरिंग दी इस्केमिक कैस्केड, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम जा रही है, तो ब्रेन सेल डिसम्बली ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएगी, ब्रेक डाउन ऑफ द साइटोस्केलेटन हो जाएगी, या इनहिबिशन ऑफ द एक्सोनल ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, जो कि सेल की डेथ कॉज करेगा। तो ये होगा हमारा इस्केमिक कैस्केड में। इस्केमिक कैस्केड यानी ड्यू टू एनी ऑक्यूलेशन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन टिश्यूज लॉयर्स, जिसकी वजह से इस्केमिक कैस्केड होगा। तो इस्केमिक एसिड के भी दो आगे होते हैं, एक होता है इन्फेक्शन जो कि परमानेंट डैमेज होता है, दूसरा होता है इस्केमिक पेनम्ब्रा जो कि रिवर्सिबल होता है, सेवरल आवर्स के बाद टिश्यू परफ्यूजन बढ़ाकर हम उसको रिवर्सिबल भी कर सकते हैं। देन कम्स द इस्केमिक कैस्केड, इसको हम इन डिटेल पढ़ते हैं। द सेरेब्रल इस्केमिक इम्प्योर्स अबनॉर्मल सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज। अब ये पूरा इन्होंने साइकिल बताया हुआ है। सेरेब्रल इस्केमिक इम्पेयर हुई, सेरेब्रल जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन कम गई, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंज हुई, सेल के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गई और सोडियम बहुत ज्यादा बाहर निकल गई। इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम इनसाइड द सेल हुई, बढ़ी। फिर क्या हुआ? रिलीज ऑफ द नंबर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा बढ़ गए वहां पे रिलीज। उस न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज की वजह से क्या हुई? सेवरल प्रोटीन स्टार्ट होने लगे, प्रोटियोलाइसिस स्टार्ट होने लगे, डिसअसेंबली ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स होने लगी और लिपोलाइसिस स्टार्ट हो गई, और द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ग्लूटामेट रिलीज हुई। ठीक है, उस ग्लूटामेट ने क्या कहा? एन मिथाइल डी एस पार्ट एंड एमडीए एट द न्यूरॉन्स उसने रिलीज करवाए, एंड द न्यूरॉन्स एंड द अदर बिकम डीपोलराइज्ड, और न्यूरॉन क्या हुआ? डीपोलराइज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज्यादा इनसाइड हो गया और सोडियम बहुत ज्यादा आउटसाइड ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन्स होंगी वो डीपोलराइज हो जाएंगी, कैल्शियम इनफ्लक्स और ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड द फर्दर ग्लूटामेट रिलीज होगा। उसके बाद फिर एनएमडीए जो होगा न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, उसके बाद दोबारा डिपोलराइजेशन होगी, कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ेगा सेल के अंदर और दोबारा ग्लूटामेट रिलीज होगा, और एट द एंड सेल की क्या हो जाएगी? लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। This massive calcium influx also activates various degradative enzymes leading to the destruction of the cell membrane and other essential neural structures. उससे क्या होगा? इस्केमिक कैस्केड की वजह से उस एसेंशियल न्यूरल स्ट्रक्चर के डैमेज और डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा? इस्केमिक कैस्केड में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं एरिकडोनिक एसिड एंड द नाइट्रिक ऑक्साइड आर जनरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो वो फ्री रेडिकल्स हैं दैट लीड टू द फर्दर न्यूरोनल डैमेज,
ब्लड सप्लाई कम हुई, कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ा, जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लूटामेट रिलीज हुई, जिसकी वजह से एनएमडीए न्यूरॉन्स रिलीज हुई, जिसकी वजह से सेल डिपोलराइज्ड हो गए, जिसकी वजह से कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ा। उस कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से वेरियस डिस्ट्रक्टिव एंड डिग्रेडेटिव एंजाइम रिलीज हुए, जिन्होंने सेल वॉल को डिग्रेड किया। उस सेल वॉल के डिग्रेडेशन से क्या हुआ, एसेंशियल न्यूरोनल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गए और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुए, जिसमें एरिकडोनिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट हुए। उसने क्या किया, वो फ्री रेडिकल थे तो उसने फर्दर न्यूरल डैमेज स्टार्ट किया। आगे क्या होगा, इस्कीमिक आल्सो डायरेक्ट रिजल्ट फॉर द डिसफंक्शन ऑफ द सेरेब्रल वेस्कुलेचर्स which break down the blood brain barrier within the 4 to 6 hour of the infraction। और उसकी वजह से विद इन द 4 to 6 आवर्स की में के अंदर अंदर हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी, और हमारा जो ब्रेन होगा वो 4 to 6 में 8 आवर्स में इन्फॉक्शन की तरफ चला जाएगा। द फॉलोइंग बैरियर ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर प्रोटीन, वाटर, प्लाज्मा, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोटीन है वो हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर जो है वो इकट्ठी होने लग जाएंगी, और वहां पे ब्रेन में सेल्स में क्या हो जाएगा, वेसोजेनिक एडीमा कोस करा लेगा, वहां पर ब्रेन हमारा सूज जाएगा, वहां पे एडीमा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से जो हमारे बिग साइज ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेन वेसल्स को क्रॉस नहीं कर पाते। अब वो क्योंकि ब्रेक डाउन हो चुका है तो वो वहां पे मूव करते रहेंगे, जिसकी वजह से ब्रेन में एडीमा हो जाएगा। अब ब्रेन में एडीमा होगा तो आपको फर्दर सेल डैमेज करेगा। This produce greater level of the brain swelling and the mass effect on the peak within 3 to 5 days। और मैसिवली 3 to 5 days में वो पूरे ब्रेन को डैमेज कर देगा। अगर हम इसको रिजोल्व कर लें और ब्रेन में जो एडिमा हुआ है उसको विद इन द नेक्स्ट वीक जो है वो ठीक कर लें और रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड प्रोटीन फ्रॉम द ब्रेन कर लें, तो ये डैमेज जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है। अब हम आगे इसको ट्रीट करेंगे तो इसकी जो प्रोग्नोसिस होगी वो जो हमें देखनी है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं। अब हमने पेशेंट की प्रोग्नोसिस भी देखनी है। अब पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, उसका डैमेज हो गया, उसको हमने ट्रीट करना चाहता तो हमने उसकी प्रोग्नोसिस भी चेक करनी है। सो इन दी प्रोग्नोसिस in the Framingham and the Rochester stroke studies, the overall mortality rate at 30 days after the stroke was 28%, and the mortality rate at 30 days after the ischemic stroke was 1%। यानी अगर पेशेंट को जो है वो स्ट्रोक के विद इन 30 डेज हो जाए तो मोर्टालिटी हो जाती है, उसकी फौत हो जाता है, या विद इन 30 डेज 1% की डेथ होती है अगर दे आर हैविंग दी इस्कीमिक स्ट्रोक, तो उनकी डेथ रेट जो है वो 19% है। And the 1 year survival rate of the patient with ischemic stroke is 77%, and within the 1 year। And however, the prognosis of varies greatly in the individual पेशेंट। तो ये पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है उसकी कैसी कंडीशन है और वो कितना उसने खुद को रिकवर किया है और वो कितनी मेडिकेशन से अडेरेंट है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रोक सेवेरिटी एंड ऑन द पेशेंट प्री मॉर्बिड कंडीशन, एज एंड पोस्ट स्ट्रोक कॉम्प्लिकेशन, उसको कितनी कॉम्प्लिकेशन हुई है, उसको कितनी सेवेरिटी का स्ट्रोक था, और उसने पोस्ट स्ट्रोक अपनी कितनी जो है वो ख्याल रखा है अपनी और अपनी मेडिकेशन से वो कितना एडहेरेंट रहा है, और उसने कितनी प्रिवेंशन की है, कितनी उसने प्रोफाइलेक्सिस किया है, अब उसने अपने फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी किया है। तो ये इस सब पे डिपेंड करता है। डायग्नोसिस अगर हम देखें तो ये सिटी स्कैन ऑफ द ब्रेन है। तो ये जो रेड पार्ट है ये दैट शोज द डेड पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज अफेक्टेड बाय द स्ट्रोक। सो ये शो करता है कि ब्रेन का ये स्पेसिफिक पार्ट इज डेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक। सो यहाँ से हम इसकी डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेजर बहुत ही आसान से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट में हेमीपैरेसिस होता है, या फिर विजुअल उसके डैमेज होते हैं, या फिर उसका जो मैंने जैसे बताया उसका जो फेस है वो उसका डाउन हो जाता है, या फिर उसकी स्पीच स्लर्ड होती है। तो ये कॉमन साइंस हैं, इसके लिए एमआरआई या फिर ब्रेन सीटी स्कैन की जरूरत ही नहीं पड़ती। दैट शोज इंडिकेट्स कि भाई इसको स्ट्रोक ही हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक ही हुआ है। उसके अलावा डायग्नोसिस के लिए हम कोएगुलोपैथी टू बी चेक्ड इन द केस ऑफ द पेशेंट इन अ हाइपर कोगुलेशन स्टेट। फिर हम देखें ना, अब पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, अब वो अगर हाइपर कोगुलेशन स्टेट में है तो उसके लिए उसकी कोएगुलोपैथी भी चेक करनी है। हम प्रोटीन सी, प्रोटीन एस एंड एंटीथ्रोबिन 3 आर द बेस्ट मेजर इन द स्टेडी स्टेट rather than इन केस ऑफ द एक्यूट स्टेज। तो हम उसकी प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटीथ्रोबिन 3 लेवल जो है वो चेक करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द फॉर द कोएगुलोपैथिक स्टेट ऑफ द दैट पेशेंट, ताकि हम उसके मुताबिक उसकी थेरेपी डिजाइन करें। तो गोल ऑफ द थेरेपी क्या क्या होता है हम अब वो पढ़ते हैं। सो इन द पेशेंट द गोल ऑफ द थेरेपी इज वेरी सिंपल, कि उनके अंदर जो है कोएगुलोपैथी कम करें एंड रिकवर देम फ्रॉम द स्ट्रोक साइन एंड सिम्टम्स। तो और क्या है, रिड्यूस ऑनगोइंग न्यूरोलॉजिकल डिजीज। फर्दर ब्रेन का डैमेज जो है वो हमने रोकना है।
फर्दर नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेन सेल्स रोकनी है। अगर ब्रेन सेल्स में एडीमा हुआ है तो उसके अंदर से हमने उस एडीमा को रिड्यूस करना है ताकि फर्दर ब्रेन डैमेज ना हो एंड डिक्रीज मोर्टालिटी एंड द लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। अब देखें जितनी देर तक उसको एडीमा रहेगा, जहाँ जब तक उसके वहां पे ऑक्लूजन रहेगी जितनी देर तक, उतना उतना ब्रेन पार्ट डैमेज होगा और इतनी ज्यादा वो डिसेबिलिटी की तरफ जाएगा, वो पेशेंट पैरालिसिस की तरफ जाएगा। सो हमने ब्रेन और उसकी ऑन गोइंग न्यूरोलॉजिकल इंजरी को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, उसको हमने रिड्यूस करना है। फिर हमने क्या करना है, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड सेकेंडरी, जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है वो करनी है टू इमोबिलिटी एंड इन न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन हमने प्रिवेंट करना है एंड प्रिवेंट स्ट्रोक रीअकरेंस। हमने हर वो तरीका अपनाना है जिससे स्ट्रोक रीअकरेंस को हम प्रिवेंट कर सके, चाहे वो थ्रू मेडिकेशन हो, चाहे वो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड से हो, या चाहे वो हम उसकी सर्जरी करके करें या जो भी करें, स्टंट वगैरह डालकर कुछ भी। सो वर्कअप एंड द फार्माकोथेरेपी फॉर द इस्केमिक स्ट्रोक। अच्छा, इस्केमिक स्ट्रोक, हैमरेज स्ट्रोक, ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक, इन तीनों की जो प्रोग्नोसिस होगी, डायग्नोसिस होगी और जो ट्रीटमेंट होगी, फार्माकोथेरेपी होगी, वो डिफरेंट होगी। ड्रग्स तकरीबन सेम सेम होगी बट द थेरेपी, उसकी रूट्स, वो सब कुछ डिफरेंट होगा। तो चले हम इसका वर्कअप देखते हैं और इसकी ट्रीटमेंट देखें कि क्या फार्माकोथेरेपी फॉर द इस्केमिक पेशेंट हम यूज कर सकते हैं। सो कीप इन योर माइंड इंफ्रक्शन एंड कोर इज नॉट रिवर्सिबल। सबसे पहले तो आप अपने ये जहन में बिठा लें कि अब जो पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज हो चुका है, जो कोर पार्ट डैमेज हो चुका है, उसको हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते। अब हम उसकी रीकैनलाइजेशन कर सकते हैं, स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर सकते हैं इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंट्रावेनस आईवी रिकम्बिनेंट या टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर आरटीपीए, जैसे अल्टीप्लेस, रेटिप्लेस, ठीक है, एंड इंट्रा आर्टियल अप्रोचेस यूज करते हैं। इंट्रा आर्टियल अप्रोचेस करके हम उसकी रिवास्कुलराइजेशन कर सकते हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको ओपन कर सकते हैं, स्टंट डाल सकते हैं, फिर हम उसको एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं, और फिर उसके अलावा अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश रिवास्कुलराइजेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द ब्रेन, जो नंबरा का पार्ट है जहाँ पे ब्लड सप्लाई ग्रेटर देन या इक्वल टू 25 ml पर 100 ग्राम पर मिनट ऑफ द ब्रेन टिश्यूज है, जो नंबरा होता है जो कि रिवर्सिबल डैमेज होता है, उसको हमने रेस्क्यू करना है। वहां पे हमने रिवास्कुलराइजेशन करवानी है कि वहां पे जो ब्लड सप्लाई जोन्स से जा रही है, डिफरेंट नियर बाय जोन से जा रही है, वहां पर डायरेक्ट ब्लड सप्लाई जाए और वहां पे जो फर्दर ब्रेन डैमेज है उसको हम रोक सके और उस इरिवर्सिबल इंजरी को हम रेस्क्यू कर सकें। सो वर्कअप फॉर द फार्माकोथेरेपी ऑफ द इस्केमिक स्ट्रोक क्या है वो हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्कअप थेरेपी क्या है, हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर द एल्टीप्लास यूज करना है। अब जो पेशेंट स्ट्रोक के साथ आता है ना, उसको विद इन 24 आवर्स हम उसको एल्टीप्लास देते हैं, जो हमारा आरटीपीए एक्टिवेटर होता है, ठीक है। इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, फॉर यस ऑफ द बॉक्सेस में बी चेक बिफोर द ट्रीटमेंट। हमने देखना है कि पेशेंट को, यहाँ ये जो 3-4 कंडीशन है इसमें देखना है कि पेशेंट को हमने एल्टीप्लास देखने के लिए देने के लिए इंक्लूड करना है या नहीं। अगर उसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 ईयर्स है तो वो एल्टीप्लास्ट के लिए इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाता है, यानी उसको हम एल्टीप्लास्ट दे सकते हैं। दूसरा क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक कॉज्ड बाय द न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट। उसको स्ट्रोक हुआ है, इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है और मेजरेबल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हुआ है, उसको न्यूरल डैमेज भी उसका हुआ है, तो ही इज एलिजिबल फॉर द यूज ऑफ द एल्टीप्लास्ट। देन व्हेन द टाइम ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ द ऑनसेट एस्टैब्लिश 4.5 आवर्स से अगर लेस होगा बिफोर द ट्रीटमेंट वुड बिगिन, और विद इन 4.5 आवर्स ऑफ द जो स्ट्रोक का सिम्टम्स बिगिन होता है उसके अंदर अंदर हमने उसको एल्टीप्लास्ट देना है, तो वो उसके लिए इंक्लूड होगा। अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो एल्टीप्लास्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा। विद इन 4 to 6 आवर्स या मैक्सिमम 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर ऑफ द स्ट्रोक हमने पेशेंट को एल्टीप्लास्ट देना है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है पेशेंट के लिए, for the altiplast all no boxes must be checked before the treatment. Evidence of the intracranial hemorrhage and non-contrast head CT, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हुआ है या उसको कॉन्करेंट हेड ऑफ द हेड इंजरी हुई है तो हम उसको एल्टीप्लास नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसको हेमरेज हुआ है, तो दैट कैन लीड टू द फर्दर इंटरनल हेमरेज एंड द ब्लीडिंग। ओनली माइनर और रैपिडली इंप्रूव स्ट्रोक सिम्टम्स, ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक हुआ तो उसके लिए हम नहीं देंगे, क्योंकि पेशेंट खुद ही रिकवर किया है, उसको इतने हाई लेवल का स्ट्रोक नहीं हुआ। हाई क्लिनिकल, ये क्या देखना है, हाई इंक्लूजन में SAH देखना है, इवन फॉर द नॉर्मल सिटी स्कैन हमने उसकी सस्पिशन फॉर द SAH देखना है। SAH क्या है अब ये हम आपको बताते हैं।
फिर उसके अंदर एक्टिव ब्लीडिंग है, ईजी जीआई ब्लीडिंग है, या उसको अल्सर है, या उसकी गैस्ट्रो जो वॉल है वहां पे ब्लीडिंग हो रही है विद इन दी 28 डेज पहले हुई है ब्लीडिंग, तो ये रिस्क है कि हम पेशेंट को एल्टीप्लास की हाई डोज दे देंगे, क्योंकि इसके डिफरेंट डोजेस जाती है विद इन दिस 3 आवर्स या 2 आवर्स, तो माइट भी चांसेस है कि पेशेंट ब्लीडिंग की तरफ चला जाए, तो उन पेशेंट्स में भी हम ये यूज नहीं करेंगे। या जिन पेशेंट्स से नॉन ब्लीडिंग डायस्थेसिस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिट टू प्लेटलेट काउंट, अगर उनका लेस देन 1 लाख पर मिलीमीटर पर क्यूब है, तो उन पेशेंट्स में भी हम एल्टीप्लास नहीं देंगे। पेशेंट हैज रिसीव्ड हेपरिन विद इन 48 आवर्स एंड हैज एलिवेटेड एपीटीटी, और उनके अंदर जो क्लॉटिंग टाइम है वो एलिवेटेड है, तो उन पेशेंट्स में भी हम जो है वो एल्टीप्लास यूज नहीं करेंगे। रिसेंट यूज ऑफ द एंटीकोगुलेंट लाइक वारफिन उसने यूज की है, या एलिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसका ग्रेटर देन 15 सेकेंड है, और उसका आईएनआर भी बहुत ज्यादा है, तो हम उन पेशेंट्स में भी ये यूज नहीं करेंगे। इंट्राक्रैनियल सर्जरी हुई है उसकी, और उसको या तो लेटेस्ट कोई और सर्जरी हुई है उसकी और वहां पे टांग की, और वो फ्रेश इंजरी है, तो तब भी हम वहां पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां से ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। सीरियस हेड ट्रॉमा, प्रीवियस स्ट्रोक विद इन द 3 months, and major surgery or the serious trauma within the 14 days, recent arterial puncture and the non-compromised state, और पेशेंट नॉन compromised स्टेट में है, and lumbar puncture within the 47 days, history of the intracranial damage, AVM and aneurysm, witness of the seizures as stroke, recent acute myocardial infarction and shortness of the breath, एंड जो उसका और उसका जो वो है SBP, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एट दैट इज ग्रेटर देन 185 mmHg एंड द डायसिस्टोलिक प्रेशर 1 mg, यानी वो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, तो तब भी उसको जो एल्टी प्लास्ट है वो यूज नहीं करवाना। और एडिशनल एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, विद इन 3 to 4.5 आवर्स के अंदर अंदर ऑफ द ऑनसेट, तो वो है एज उसकी ग्रेटर देन 8 years एक्सक्लूडेड। Current treatment within the oral anticoagulant excluded. NIH stroke scale, 25 stroke scale, SVS stroke है excluded. History of both stroke and diabetes excluded. Pharmacotherapy for the ischemic और उसका वर्कअप देख लें तो ये डिपेंड करता है severity of the stroke and assessed using the NIH stroke severity scale। तो ये डिपेंड करता है NIH stroke severity scale। अब हम आपको NIH के स्ट्रोक सिविरिटी स्केल की तरफ लेके जाते हैं ऑन दी गूगल। तो ये हमारे पास NIH स्ट्रोक स्केल है, जिसको हम NIH भी कहते हैं। सो इंस्ट्रक्शन फॉर द NIH स्केल हैज मैनी crevates buried within it, and if the patient has pyrrhal neurological deficient, pyrrhal weakness, hemiparesis, quadriparesis, blindness, etc., it is intubated and has language barrier, and it's especially complicated in those cases. Consult the NIH stock scale website, एंड ये सारा बताया हुआ इन्होंने कि स्कोर हम इसको देख सकते हैं, हम पेशेंट का स्कोर इसके ऊपर ही फिल करेंगे और हम जो होगा उससे देखेंगे। अब ये सवाल नंबर 1 है फॉर द NIH स्ट्रोक स्केल। तो लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस हमने देखनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पेशेंट है कीनली रिस्पॉन्सिव है या फिर मूवमेंट टू पेन है, तो हम फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कि हमारा पेशेंट रिक्वायर्ड रिपीटेड रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ द एरोज है। आस्क माउथ मंथ एंड एज, पेशेंट की हमने देखनी है उसकी मेंटल कोऑर्डिनेशन क्या है, तो हम बताते हैं कि वो उसको लैंग्वेज बैरियर या एफिजिक है, वो पेशेंट जो है वो स्ट्रोक के बाद है वो बोल भी नहीं सकता। ब्लिंक एंड आई स्क्वीज हैंड, हम उसको कहेंगे कि अपने आईज ब्लिंक करो, अपने हैंड स्क्वीज करो, वो सिर्फ और सिर्फ आईज ब्लिंक कर पाता है, तो हम उसको सिर्फ परफॉर्म वन टास्क कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट हम उसके लिए कहते हैं, हम उसकी देखते हैं कि उसकी आईज कैसे मूव कर रही हैं, तो हम कहते हैं जी पार्शियल गेज एंड कैन बी ओवरकम। विजुअल फील्ड देखते हैं, विजुअल फील्ड कितनी है उसकी, हेमी पे या कंप्लीट हेमीपोनिया हो गया या फिर इसको बायलेटरल हेमीपोनिया हो गया, उसकी कितनी विजुअल खराब हुई है, तो हम कहते हैं जिसको पार्शियल उसकी विजुअल जो है वो डैमेज हुई है। फेशियल पाल्सी की अगर बात करें तो हम मैं कहते हैं जी उसकी लोअर फेशियल पाल्सी हो गई है एंड आफ्टर द स्ट्रोक। एंड द लेफ्ट आर्म मेजर ड्रिफ्ट की बात करें तो उसको ड्रिफ्ट हिज हेड, उसका जो सर है वो ड्रिफ्टेड हो गया है। फिर हम बात करते हैं राइट आर्म एंड मोटर ड्रिफ्ट, तो इसकी भी हम इसको NIH स्केल में इंक्लूड करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन कि इसको एल्टीप्लास यूज करवाना है नहीं। मैं कहती हूँ ड्रिफ्ट हिज बेड, हिट्स बेड। फिर मैं कहती हूँ लेट्स लेग आर्म, तो मैं कहती हूँ ड्रिफ्ट बट डज नॉट हिट बेड। एंड द राइट की बात करती हूँ कि वो उसको मूव कर पाता है कि नहीं, मैं कहती हूँ ड्रिफ्ट हिट्स बेड। एंड लिम्स एटैक्सिया,
जी उसको पैरालिसिस नहीं, उसको हो गई है एटिक्सिया इन दी वन लिम्ब। सेंसेशन की बात करें तो उसको जी माइल्ड मॉडरेट लॉस एंड लेस शार्प एंड द मोर डल सेंसेशन उसको हुई है। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक है उसके 18 पॉइंट्स अब तक हो चुके हैं। अब हम एंड पे देखेंगे कि वो किस में आता है, कि आइदर वो यूज कर सकता है अल्टीप्लास या नहीं। लैंग्वेज एफेसिया की बात करें तो मैं कहती हूँ वो पेशेंट जो है वो माइल्ड मॉडरेट एफेजिया सीवियर ऑबियस चेंजिंग विदाउट सिग्निफिकेंट लिमिटेशन हो गया। डिसलेरिया की बात करें तो माइल्ड मॉडरेट डिसलेरिया एंड बट कैन अंडरस्टैंड, म्यूट हो गया या वो जी माइल्ड की तरफ चला गया, यानी वो कुछ समझ बोल कोऑर्डिनेट समझ नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। इंटेंशनेशन की बात करें तो tactile, auditory and special and personal intention, extension of the bilateral stimulation भी हो गई है उसकी। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमारा क्या होगा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाकर देखेंगे कि हमारे पेशेंट में जो है वो क्या स्टेट और क्या रिजल्ट है। तो NIH स्ट्रोक स्केल में उसके 21 पॉइंट्स बन गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं। सो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दी 21 पॉइंट्स क्या हमारा शो करता है एडवाइस। अब एडवाइस क्या है उन पेशेंट के लिए जिनका NIH स्केल के मुताबिक 21 पॉइंट्स आए हैं। कंसल्ट न्यूरोलॉजी इमीडिएटली इफ फेवरेबल for all patients presenting with ischemic stroke, evaluate whether the patient potential candidates receive intravenous thrombolysis RTPA, उसको TPA देनी है या नहीं, consider further imaging, CT scan and angiography और MRI करवाए। मैनेजमेंट कैसे करनी है, कंसर्न न्यूरोलॉजी, स्ट्रोक सिम्टम्स देखने हैं एंड CT स्कैन करवाना है, IV थ्रोम्बोलिटिक्स देने हैं उसको, और कंसल्टेशन विद न्यूरोलॉजी टुवर्ड्स पैरालिसिस, कॉम्प्लेक्स माइग्रेन और क्रिटिकल एक्शंस भी हमने लेने हैं। कि पेशेंट स्कोर अगर ग्रेटर देन 4 है, अब हमने एविडेंस देखना है। एविडेंस क्या कहता है, फैक्ट एंड फिगर्स बताए हुए, लैंग्वेज ये देखें, डू यू नो हाउ, फिर हमने उसको डिफरेंट सवाल पूछने हैं। क्रेटर इनसाइट में जाएं तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कितने सोल का क्या क्या मतलब है, और उससे हमने जो है वो क्या क्या अखज करना है। तो ये थे हमारे NIH पॉइंट के मुताबिक जो हमारे रिजल्ट आया वो 21 आए। अब हम देखते हैं कि जब 21 पॉइंट्स हमारे आंसर है तो उसके मुताबिक हमने पेशेंट को एल्टीप्लास देना है या नहीं। तो चलें जाते हैं हम अपने दोबारा लेक्चर की तरफ वापस। अब वर्कअप क्या होगा फॉर द फार्माकोथेरेपी ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक, वो हमने NIH स्केल से देख लिया कि 21 स्केल आया है। अगर पेशेंट वर्कअप जो है वो इतना ज्यादा है और उसकी जो है वो ज्यादा है तो हम उसको एल्टीप्लास देंगे। अब हमने आगे उसको कैसे ट्रीट करना, अब हमने ये भी देखना है वर्कअप एंड द फार्माकोथेरेपी ऑफ द इस्केमिक स्ट्रोक। सबसे पहले हमने उसके रिस्पॉन्स देखना है, क्या वो बोल सक रहा है, क्या वो आपको देख रहा है, क्या उसके अंदर कॉन्शियस लेवल उसका है। उसकी बेस पर हमने इमरजेंसी के नंबर पर कॉल करनी है। इमरजेंसी में कॉल करनी है ER एंड चेक द वाइटल साइंस ABC में हमने उसकी वाइटल साइंस चेक करने हैं, क्या वो सांस ले रहा है, क्या उसकी ब्लड प्रेशर सारा कुछ मैनेज्ड है। तो ABC में हमने उसकी एयरवे, ब्रीदिंग एंड उसको जरूरत CPR की है या नहीं, और क्या उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ये देखना है हमने। हाइपोग्लाइसीमिया नीड्स टू बी करेक्टेड, अगर वो हाइपोग्लाइसीमिक है पेशेंट इस्केमिक स्ट्रोक के साथ तो हमने उसको हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट करना है। 25% डेक्सट्रोज या फिर 10%, ये पेशेंट की नीड पे डिपेंड करता है। RTAPA इमीडिएट देना उसको, जो एल्टीप्लास्ट है रेटिप्लास्ट है वो हमने उस पेशेंट को इमीडिएट देना। फिर क्या है, देन है वर्कअप फॉर दी फार्माकोथेरेपी, क्या क्या हमने इसको देखनी है। 1A सिस्टमिक रिव्यू ऑफ द हेमरेज RCTs, 1B में इंडिविजुअल RCT, 1C में ऑल और नन ऑफ द स्टडी सिस्टमिक रिव्यू। और ये डिफरेंट जो है ना वर्कअप थेरेपी फॉर द फार्माकोथेरेपी इसके प्लान्स हैं, और डिफरेंट स्टडीज और डिफरेंट गाइडलाइंस हैं फॉर द इस्केमिक स्ट्रोक वर्कअप प्लान। तो अब हम इसको इन डिटेल देखते हैं कि हर वर्कअप प्लान का क्या मतलब है और हर वर्कअप प्लान में हम क्या क्या देख रहे होते हैं। सो इन द वर्कअप प्लान फॉर द इस्केमिक स्ट्रोक acute ट्रीटमेंट हमने क्या करना है पेशेंट का। फॉर द एक्यूट ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन फॉर द फार्माकोथेरेपी ऑफ द इस्केमिक स्ट्रोक, एल्टीप्लास 0.9 mg पर kg IV देना है, मैक्सिमम 90 mg ओवर 1 hour
in patient within 3 hours of the onset, यानी ischemic stroke के within 3 hours हमने उसको क्या देना है, 0.9 mg per kg IV देना है। और मैक्सिमम जो डोज दे सकते हैं अल्टीप्लास की वो दे सकते हैं 90 mg। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट 90 kg का है तो 90 mg हम उसको मैक्सिमम देंगे। उसका kg वेट जो है 100 kg है तब भी हम उसको 90 mg ही दे देंगे फॉर द 1 आवर्स। एंड उसकी जो डोज है वो डिवाइड कर देनी है फॉर दी 3 आवर्स तक। एल्टीप्लास 0.9 mg पर kg पर IV हम देनी है हमने मैक्सिमम 90 mg over the 1 hours between the 3 to 4.5 hours of the onset of the acute stroke। और दी एस्पिरिन अगर हमने देनी है पेशेंट को वो भी हमने विद इन द 48 आवर्स देनी है। एंड दैट इज द डोज वो होगी 163.25 mg डेली स्टार्टेड विद इन द 48 आवर्स ऑफ द ऑनसेट। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमने क्या करना है, नॉन कार्डियो एम्बोलिक देखनी है, एंटी प्लेटलेट थेरेपी देनी है हमने उसको, एंड एस्पिरिन देनी है 50 से 325 mg डेली, क्लोपिडोग्रिल देनी है 75 mg, एस्पिरिन देनी है हमको 25 mg या एक्सटेंडेड रिलीज डायपाइरिडामोल 200 mg ट्वाइस अ डे। कार्डियो एम्बोलिक स्पेशली दी आर्टरी फिब्रिलेशन अगर है तो उसको हमने विटामिन के एंटागोनिस्ट देनी है, बट उसका INR 2.5 मेंटेन रहना चाहिए। और विटामिन के एंटागोनिस्ट क्या है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू विद इन अ सेकंड। तो जी विटामिन के एंटागोनिस्ट जिसमें INR मॉनिटरिंग 2.5 तक रखते हैं वो है वारफरिन। उसके अलावा हम डेबिगेट्रॉन दे सकते हैं 150 mg ट्वाइस डेली। एंड एथेरोस्क्लेरोसिस में हम उसको इंटेंस स्टैटिन ट्रीटमेंट देंगे। दैट इज अकॉर्डिंग टू द 1B एविडेंस क्या था, इंडिविजुअल RCT विद नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल। और ऑल पेशेंट में हम बी ब्लड प्रेशर रिडक्शन करेंगे। ब्लड प्रेशर रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्लड प्रेशर रिडक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इस्केमिक स्ट्रोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मोस्टली जो पेशेंट इस्केमिक स्ट्रोक में जाते हैं उनको हाइपरटेंशन का मसला भी होता है। ओरल एंटीकोगुलेशन इज रिकमेंडेड इन atrial fibrillation and and the presumed at the cardiac source of embolism क्या है उसकी stroke। A vitamin K antagonist warfarin is the first line, but other oral anticoagulant like gabigatron may be recommended for some patients. Statin reduce the risk of stroke approximately 30% of the patient with coronary artery disease and elevated plasma lipid। फिर आ जाती है हम रेटिप्लास एल्टीप्लास देखते हैं कि हमारी जो फिब्रिनोलिटिक जो ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल एल्टीप्लास उसकी डोजेज फॉर्म कैसे होती है। सो एल्टीप्लास जिसकी जो मेजर ब्रांड है वो है Revilize Altiplast 50 mg, and that is the lyophilized solution for infusion for solvent and water for injection। फिर ये पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है जिससे हमने वाटर डाल के उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है। फिर एसिड एस्टिलाइज्ड है 50 mg फॉर फिब्रिनोलिटिक थेरेपी IV इन्फ्यूजन, ये है 20 mg। और इसका मैक्सिमम कितना देना है हमने पेशेंट्स को, 90 मिलीग्राम मैक्सिमम देना है। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है और रुपीज तकरीबन ये 42,000 पर वाइल है। दैट इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव इंजेक्शन। फिर आ जाती है डायफार्म डाय पायरी डमो, ये तो एंटीप्लास के ब्रांड हो गए। फिर डाई पायरीमेडोल ब्रांड्स इन द पाकिस्तान आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग ट्रेड नेम्स। सिंगल इंग्रेडिएंट होता है 5 mg पर ml होता है उनके अंदर, और या फिर उनके टैबलेट्स है 25 mg पर 100 ml। तो उनके नेम क्या है, डेपोमिट जैफा फार्मास्यूटिकल का और प्रिस्टेंस मार्क। ये डायपायरीमिडोल भी एक ड्रग है, एंटीकोगुलेंट है। देन कम द वर्कअप थेरेपी में क्या क्या है, स्टैटिन्स भी हम पेशेंट को दे सकते हैं जिन पेशेंट को जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, क्योंकि ये 30% रिस्क ऑफ दी जो स्ट्रोक है उसको लोअर करती है। So, statins reduce the risk of the stroke approximately 30% in the patient with the coronary artery disease. The oral anticoagulant is recommended for atrial fibrillation and presumed cardiac source of the embolism. A vitamin K antagonist is the first line therapy, but other oral anticoagulants, e.g., dabigatran, may also be recommended for some patients. Low molecular weight heparin or the low dose subcutaneous unfractionated heparin 500 mg units and 3 times a day is recommended for prevention of the DVT in hospitalized patient, will decrease the mortality and the stroke and should be used with minor stroke. The low molecular weight heparin that can also be used and for the DVT patient and for the hospitalized patient that are hospitalized due to the stroke for to avoid the
मेजर स्ट्रोक, और क्योंकि वो पेशेंट जो है वो अभी माइनर स्ट्रोक के साथ आ गए हैं। फिर हम देखते हैं हेपरिन इंजेक्शन भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, इंजेक्शन 500 mg वाइल। तो मैन्युफैक्चर है लियो फार्मा से, एंड इसकी जो डिलीवरी टाइम है वो है विद इन दी 424 से 48 आफ्टर दी इन द पाकिस्तान। प्राइस इसकी तकरीबन 1000 रुपए तक है। हेपरिन इंजेक्शन mg हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। वर्कअप थेरेपी फॉर दी इस्कीमिक स्ट्रोक हमने अभी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जो हैमरेज स्ट्रोक के साथ पेशेंट आएंगे उनकी वर्कअप थेरेपी या फार्माकोथेरेपी क्या है। तो देयर आर नो स्टैंडर्ड फार्माकोथेरेपी स्ट्रेटजीज फॉर ट्रीटिंग इंट्रा cerebral hemorrhage. The follow medical guidelines for managing the blood pressure, increase intracranial pressure, and other medical complications is acutely ill patients जो है उनको दिया गया है। कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल बेसिस पे हम उनकी ब्लड प्रेशर और डिफरेंट आर्टेरियल प्रेशर वगैरह मॉनिटर करते हैं, मैनेज करते हैं। So vasospasm of the cerebral vascular is the thought to be responsible